Hello, good morning, student. So today we are going to discuss our next topic from the chapter tissue. Our next topic is point 6.2 permanent tissue. So let's start this chapter, this topic here. What happens to the cells formed by a meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability of divide. As a result, they form a permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size, and a function is called a differentiation. डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. अब देखिए जो परमानेंट टिश्यू है वो परमानेंट क्यों है. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है एक्चुअली दिस नोन एज द परमानेंट टिश्यू क्योंकि इनमें जो है सेल डिवीजन नहीं होता है और ये जो है अपनी एबिलिटी जो सेल डिवीजन करने की होती है ये खो देते हैं. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट जो इनका फंक्शन होता है, जिस तरह का इनका बॉडी बनता है, ये एज अ परमानेंट टिश्यू कहलाता है क्योंकि ये उसी शेप और साइज़ में फिर अपने खुद को बढ़ाने लगते हैं. एंड दिस इज़ नोन एज द डिफ्रेंशिएशन. नाउ वी देयर इज़ अ एक्टिविटी, यू जस्ट रीड इट आउट एंड नेक्स्ट वी गो टू द सिंपल परमानेंट टिश्यू. A few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, यानी एपिडर्मिस जो आउटरमोस्ट लेयर है उसकी जो बात की जा रही है, उस लेयर के नीचे जो है कई छोटे डिफरेंट टाइप के जो है टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू. पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. और जो पैरेन्काइमा है ये बहुत ही कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है. इट कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद अ थिन सेल वॉल्स. They are living cells. They are usually loosely arranged. Thus, the large spaces between the cells are found in this tissue. This tissue is generally stored food. और ये जो टिश्यू है ये जनरली क्या करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है. और इन टिश्यूज़ के बीच में जो है वो काफ़ी सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है. सो देयर इज़ अ लार्ज स्पेस. In some situation, it contains the chlorophyll and performs the photosynthesis, and then it is called a chlorenchyma. In aquatic plants, the large air cavity are present in the parenchyma to help them float. Such parenchyma type is called the arenchyma. अब देखो यहाँ पे बात की गई कुछ सिचुएशन की जिसमें क्लोरोफिल होता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसलिए इन्हें जो क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. अगर एक्वाटिक प्लांट की बात की जाए तो उनमें क्या है, बहुत ही लार्ज कैविटी होती है एयर के लिए, और इस वजह से क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं उन्हें फ्लोट करने में. और इन सारी चीज़ों को जो है इस टाइप के जो पैरेन्काइमा है उन्हें हम एरेन्काइमा भी कहते हैं. The flexibility in plants is due to the another permanent tissue which is known as the collenchyma. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट की ये एक दूसरी टिश्यू की वजह से भी होती है जिसका नाम है collenchyma. It allows a bending of various parts of the plant like tendrils and the stem of a climbers without a breaking. और इसीलिए जो है आपने देखा होगा जो झाड़ होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि जब हम उसे मोड़े या इधर उधर घुमाएं तो वो जल्दी टूटते नहीं हैं unless we apply a high force. We can find this tissue leaf shells below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated and the irregular, thickened and the corners. There is a very little intercellular spaces. और इस तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं इनमें काफ़ी कम जो है स्पेस होता है, काफ़ी लिटिल स्पेस होता है इनका इंटरसेलुलर स्पेस. यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम्स दी गई हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि इंटरसेलुलर स्पेस बताया गया है. देन वॉल थिकन, न्यूक्लियस, वॉक्यूल्स, सेल वॉल, एंड देन द थिंक लाइट फील्ड वॉल्स किस तरह से होती है, नैरो ल्यूमेन, लाइट फाइट थिक वॉल. तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं किस तरह से होती है, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 6.4 जो है वो क्या शो कर रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू. मतलब सिंपल टिश्यूज़ के कितने टाइप होते हैं वो यहाँ पे बताया गया. जैसे पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा में जिस तरह का स्पेस होता है, कॉलेन्काइमा जो है उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्कैलेन्काइमा, देन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. लॉन्जिट्यूडनल जो होता है मतलब सीधा वो उस तरह से वहाँ बताया गया है. अब देखिए बताया गया है येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ अ स्केलेन्काइमा. अब इसके अलावा भी जो एक दूसरे टाइप का टिश्यू है वो है स्केलेन्काइमा. इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट. इट इज़ मेड ऑफ अ स्केलेन्काइमस टिश्यू. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन. ड्यू टू अ लाइटिंग ऑफन द वॉल्स आर सो थिक एंड दैट देर इज़ अ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल्स.
This tissue is present in the stems around a vascular bundle and in the veins of a leaf and in the hard covering of the seeds and nuts. It provides the strength to the plant parts. अब देखिए आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो आउटर हस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और यू कैन से जो कि काफ़ी ठोस होता है, तो उससे जो है स्केलेटन कायमा कहा जाता है। ये आपने काफ़ी सारी चीज़ों में देखा होगा जो कि ये हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कि नट्स हैं, सीड्स हैं, तो ये बेसिकली उनको उन पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नाउ सी एक्टिविटी जो है 6.3, यू जस्ट रीड इट आउट वंस। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट इज हियर? What you observe is the outermost layer of the cells called epidermis. The epidermis is usually made of a single layer of cells. In some plants living in a very dry habitat, the epidermis may be thicker since the protection against water loss is critical. The entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the parts of the plant. Epidermis cells on the aerial parts of the plant often secretes a waxy. अब देखिए यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, ये जो है जो गार्ड सेल्स होते हैं एपिडर्मिस सेल्स के बताया गया है, उनका लेटरल व्यू और सरफेस व्यू वो किस तरह का होता है। ये बेसिकली उसके प्रोडक्शन के लिए होते हैं, और जो प्लांट्स में होते हैं ये तो जिस तरह की चीज़ सिक्रेट करते हैं वो थोड़ा वैक्सी या वाटरी होता है। रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस, these aids in the protection against the loss of water, mechanical injury or invasion of a parasitic fungi. Since it has a protective role to play, the cells of an epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces. Most epidermal cells are relatively flat, often their outer and the side walls are thicker than the inner wall. We can observe small pores here, and there is an epidermis of the leaf. These pores are called as stomata. Stomata are enclosed by a two kidney-shaped cells called a guard cells. They are necessary for the exchanging gases with the atmosphere, transpiration and also takes place in through the stomata. तो देखिए यहाँ पे जो इसका फंक्शन है वो बताया गया है, वो किस तरह का रोल प्ले करता है। मतलब बेसिकली जो है ये सेल किस तरह से प्ले करता है, जो भी आउटर इंजरी हो सकती है, जो भी जिस भी तरह का वाटर लॉस है, उन सारी चीज़ों को उस चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करता है। इवन देन इसका जो एपिडर्मल टिश्यू होता है ये कंटिन्यूस लेयर है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो काफ़ी कम होता है, या हम कह सकते हैं कि नहीं होता है। एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो कि काफ़ी सारे स्मॉल पोर्स जो हैं आप ऑब्जर्व करोगे एपिडर्मिस लेयर पे लीफ के, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो है ये एक टू किडनी शेप्ड सेल्स की तरह होता है, जो कि गार्ड सेल्स की तरह काम करता है, जिसका डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया गया है जो कि ए में है। Now we see the next. Epidermal cells of the roots, whose function is water absorption, commonly bear a long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. In some plants, like a desert plant, epidermal has a thick waxy coating of a cutin on its outer surface. Can we think about the reason for this? Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? As a plant grows older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of the secondary meristem located in the cortex forms layer of cells which constitute a cork cells of a cork dead or completely arranged without intercellular spaces. They also have a substance called a suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. अब देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू किस तरह से काम कर रहा है, उसका जो है ये स्ट्रक्चर बताया गया है। रप्चर एपिडर्मिस जो है वो किस तरह से, और कॉर्क सेल्स किस तरह से इंटरनल होते हैं वो दिखाई गई है। एपिडर्मिस जब रप्चर केस दिखाई गई है मतलब वो डैमेज्ड है, अगर डैमेज हो जाती है तो किस तरह से दिखती है, और जो एक्चुअल है वो किस तरह से शो करती है। In different types, the second point is the complex permanent tissue. The different types of tissue we have disclosed until now are all made of one type of cells which look like each other. Such tissues are called as simple permanent tissue. जो भी एक दूसरा different type का tissue है उसे हम complex permanent tissue कहते हैं, और इस टिश्यू में जो है वो दूसरे टिश्यू से ये अलग दिखता है। इन टिश्यूज़ में जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, और ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर दैन वन टाइप ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से बने होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फोरम एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दे आर बोथ conducting tissues and the constitute a vascular bundle. Vascular tissue is a distinctive feature of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. In figure 6.3 showing a section of stem
Can you see the different types of cells in the vascular bundle? Xylem consists of the tracheid vessels, xylem parenchyma and the xylem fiber tracheid and vessels have a thick walls and many are dead cells when they mature. Tracheids and vessels are the tubular structures. This allows them to transport water and minerals vertically, and the parenchyma stores the food, xylem fiber, and mainly supportive in function. Phloem is made up of 5 type of cells: sieve cells and the sleeve tubes, companion cells and phloem fiber, and the phloem parenchyma. Sieve tubes are tubular cells with the perforated walls. Phloem transport food from the leaves to the other part of the plant, except the phloem. अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स. अब देखिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का बेसिकली जो बताया गया है फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जो ट्रेशिड वेसल्स होती हैं ये क्या, वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती हैं और ये बेसिकली हेल्प करती हैं वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर जो भी मिनरल है, जो चीज़ें मिल रही हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए. पैरेन्काइमा जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली फूड को स्टोर कर रहा है. और जाइलम जो है ये मेनली सपोर्टिव फंक्शन है फाइबर्स के लिए, जिस तरह से उसे पहुंचाना है. तो ये सारी चीज़ें जो भी फूड रिलेटेड मटेरियल जो या उनके लिविंग के लिए ज़रूरी है, तो जाइलम और फ्लोएम मिलके इस चीज़ का सपोर्टिव फंक्शन का काम कर रहे हैं. नाउ see the animal tissue. When we breathe, we can actually feel the movement in our chest. How do this body part move? For this, we have specialized cells called as muscle cells. The contraction and the relaxation of these cells result in the movement. अब यहाँ पे बात की गई है एनिमल टिश्यू की. तो जब भी हम सांस लेते हैं या कुछ करते हैं तो हम महसूस करते हैं इंटरनली कि हमने सांस कैसे ली है, राइट. तो ये जो है किसी ना किसी स्पेशलाइज सेल्स की वजह से हो रहा है. जब भी मसल काम कर रही है, जब भी उनमें कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है तो उनकी मूवमेंट को हम फील कर पाते हैं. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? इट अब्जॉर्ब. जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसके बाद होता क्या है वो यहाँ पे बताया गया है. So it's absorbed in the lungs and then it transported to all the body cells through the blood. Why would cells need oxygen? The function of a mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. Blood flows and carries a various substance from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen and food to all the cells, and it also collects the waste from the parts of the body and carries them to the liver and kidney for the disposal. अब देखिए ब्लड जो है वो कई तरह के काम करता है. जो ऑक्सीजन है या जो भी खाना है वो पूरी बॉडी के हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है. इसके साथ साथ जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है वो उसको कलेक्ट करके भी लीवर और किडनी तक पहुँचाता है ताकि उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके. किडनी एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ द टिश्यू फाउंड in our body. On the basis of the function they perform, we can think of a different type of animal tissue such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. Blood is a type of connective tissue and the muscles forms a muscular tissue. जो देखिए ब्लड है ये एक दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और जो मसल्स है वो मस्कुलर टिश्यू के नाम से जाते हैं. और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू जो है इसमें कई तरह के टिश्यूज़ हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है. ये सारे अलग अलग तरह से बॉडी में काम करते हैं. नाउ फर्स्ट वी सी द एपिथेलियल टिश्यू. ये किस तरह से है बॉडी में और इसका क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें जो है अब हम यहाँ पर देखेंगे. The covering or protecting tissue in an animal body are epithelial tissue. Epithelium covers the most organ and the cavity within the body. अब जो कवरिंग है होती है प्रोटेक्टिव टिश्यू की वो एनिमल बॉडी पे वो एपिथेलियल टिश्यू होता है. एपिथेलियल टिश्यू जो है ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गन की कैविटी को कवर करता है विद इन द बॉडी. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप अ डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. और ये जो है एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है और दूसरे बॉडी ऑर्गन के बॉडी पार्ट्स के लिए और यू कैन से उसके सिस्टम को सेपरेट करने के लिए. The skin, the lining of the mouth and the lining of the blood vessel, lung alveoli and the kidney tubules are all made of epithelial tissue. Epithelial tissue are tightly packed and form a continuous sheet. They have only a small amount of a cementing and material between them and almost no intercellular spaces. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. As a result, the permeability of the cells of the various epithelia play an important role in the regulating the exchange of a material between the body and the external environment and also between the different parts of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane.
Different epithelia show a different structure that correlate with their unique function. For example, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substance occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of a epithelium. This is called the simple squamous epithelium. अब देखिए यहाँ पे जो है स्क्वामस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस किस तरह से होता है, क्यूबोइडल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉलमनार कैसा है, वो यहाँ पे बताया गया है किस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है. Simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. The esophagus and the lining of the mouth are also covered with the squamous epithelium. अब देखिए जो सिंपल लाइनिंग, जो लाइनिंग है एसोफेगिस की और माउथ की, वो भी जो है वो स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड होती है. द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. स्किन एपिथेलियल cells are arranged in many layers to prevent the wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called the stratified squamous epithelium. Absorption and the secretion occur as in the inner lining of the intestine. Tall epithelial cells are present, and this columnar epithelium facilitates the movement across the epithelial barrier in this respiratory tract. The columnar epithelial tissue also has the cilia, which are hair-like projection on the outer surface of the epithelial cells. These cilia can move, and their movement pushes the mucus forward to clear it. And this type of epithelium is this a ciliate, columnar, and epithelium. Cuboidal epithelium with a cube-shaped cells forms the lining of the kidney tubules and ducts of the salivary glands, where it provides a mechanical support. Epithelial cells often acquire an additional specialization as gland cells, which can secrete a substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and the multicellular gland is formed. This is the glandular epithelium. ये जो है एज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम वर्क करता है. ओके और इसका जो है एक क्यूब शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, तो एक क्यूब तरह का सेल्स दिखाई देता है. नाउ वी सी द कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. व्हाई वुड इट be called a connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of the connective tissue are loosely spaced and embedded in a intercellular matrix. The matrix may be a jelly-like fluid, dense or rigid. The nature of the matrix differs in the concordance with the function of the particular connective tissue. अब देखिए ये तो काफ़ी लूज़ होता है इनका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है, ये एक रीज़न है. और ये जेली या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, डेंस रिजिड होता है इनका, तो इसलिए इसे इसका जो फंक्शन भी है वो इस तरह कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन परफॉर्म करती है. अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा जो है बताया गया है डिफरेंट वाइट ब्लड कार्पसेल्स, जो WBC है वो किस तरह से दिखाई देता है. एंड देन देयर इज़ अ रेड ब्लड कार्पसेल्स, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह से वो वेंस में जो है मूव करता है. तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड अ प्लाज्मा. ब्लड में एक जो फ्लूइड होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं. इन विच रेड ब्लड कार्पसेल्स एंड वाइट ब्लड कार्पसेल्स एंड द प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. और इसी फ्लूइड से जो है वो ये तीनों चीज़ें RBC, WBC और जो भी प्लेटलेट है ये इससे सस्पेंडेड होती है, यानी इनसे अटैच्ड होती हैं. द प्लाज्मा कंटेन्स द प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. और जो प्लाज्मा है ये प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन से बना हुआ है. Blood flows and transport the gases, digested food, hormone and the waste materials in a different parts of the body. और ब्लड जो है वो कई तरह की गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स और जो भी वेस्ट मटेरियल है ये सारी चीज़ों को लेके ये ट्रैवल करता है. Bone is another example of a connective tissue. It forms the framework that supports the body. It also anchors the muscles and supports the main organ of the body. It is a strong and the non-flexible tissue. What would be the advantage of this property for the bone function? Bone cells are embedded in the hard matrix that is composed of a calcium and the phosphorus compound. तो बोन जो है वो भी एक तरह के टिश्यू का काम करता है. कहीं ना कहीं ये पूरे बॉडी टिश्यू जो भी मसल्स हैं उनको सपोर्ट देता है. इसके साथ साथ जो हमारा बोन सेल है वो बना हुआ है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से के कंपाउंड से. Now we see the two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. और जो दो अलग तरह के जो बोन्स हैं उनको भी हम जोड़ सकते हैं, और जिस तरह से वो जिस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से वो जुड़ेंगे वो कहलाएंगी लिगामेंट. This tissue is a very elastic and it has a
considerable strength. Ligament contain a very little matrix and connect the bones with the bones, and tendons the connect muscles to the bones and another type of connective tissue. Tendons are the fibrous tissue with a great strength but a limited flexibility. Another type of connective tissue are cartilage, has a widely spaced cells. The solid matrix is composed of a protein and the sugars. Cartilage smoothens the bone surface at the joint and is also present in the nose, ear, trachea and the larynx. We can fold the cartilage of the ear, but we cannot bend the bones in our arms. Think of how the two tissues are different. ये देखिए यहाँ पे जो दो टिश्यूज़ हैं उनके बारे में अलग अलग बताया गया है कि जो एक तरह का टिश्यू है उसको आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, अपनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट अगर हम बोन्स की बात करें तो वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो पूरी तरह से मुड़ जाए. Now we see the areolar connective tissue is found between the skin and the muscles, around the blood vessels and the nerves in the bone marrow. It fills the space inside the organ, supporting internal organ and help to repair in the tissue. Wherever the fat stored in our body, fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organs. The cells of this tissue are filled with the fat globules, and storage of the fat also lets it act as an insulator. Now we see the muscular tissue. Muscular tissue consists of the elongated cells, are also called muscle fiber. This tissue is responsible for a movement in our body, and muscles contain a special proteins called contractile proteins which contract and relax the cos movement. जो मस्कुलर हमारे शरीर में जो मस्कुलर टिश्यू है वो बेसिकली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन और जो है वो कैरी करता है. ये एक तरह का स्पेशल प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट को कॉज करता है. We can move some muscles by conscious will. Muscles present in our limb move when we want to them and stop when we decide. Such muscles are called the voluntary muscles. अब अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो कई तरह के ऐसे मसल्स हैं हमारी बॉडी में जो हमारी इच्छा के अनुसार मुड़ भी सकते हैं और हम उसे जब रोकना चाहें तो हम उसे रोक भी सकते हैं, और इन मसल्स को जो है वो वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है. These muscles are called the skeletal muscles as they are mostly attached to the bones and help in body to movement. और इन मसल्स को skeletal muscles भी कहते हैं क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होती हैं और ये बॉडी को मूव करने में हेल्प करती हैं. अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show the alternate light and the dark bands or the stratification when stained appropriately. As a result, they are also called the stratificated muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched, and the multinucleate. The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are the involuntary movement. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do. Smooth muscles or the involuntary muscles control such a movements. They are also found in the iris of the eye, in the ureter, in the bronchi of the lung, and the cells are long with the pointed ends and uninucleate have a single nucleus. They are also called the unstriated muscles. Why would they call that? The mucus of the heart show a rhythmic contraction and relaxation throughout the life. These involuntary muscles are called the cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched, and the unnucleated. अब यहाँ पे हार्ट के बारे में बताया गया. जो हार्ट की मसल्स है क्योंकि वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसमें, तो इसमें जो है इनवॉलंटरी मसल्स को कार्डियक मसल्स के भी नाम से जाना जाता है. नाउ वी सी द नर्वस टिश्यू. All cells possess the ability to respond to the stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The brain, spinal cord, and the nerves are all composed of the nervous tissue. The cells of this tissue are called the nervous cells or neurons, and neurons consist of the cell body with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair-like parts arise, and usually each neuron has a single long part called the axon and many short branch parts called the dendrites. And an individual nerve cell may be up to a meter long. Many nerve fiber bound together by a connective tissue make up a nerve.
The signal that passes along the nerve fiber is called the nerve impulse. Nerve impulse allow us to move our muscles when we want to. The functional combination of the nerve, muscles, tissue and fundamental to most animals. This combination enables the animal to move rapidly टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब देखिए यहाँ पे नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बात की गई है, तो मैं आपको बता दूँ नर्वस टिश्यू जो है वो डायरेक्टली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे एक्शन के लिए। अगर सपोज मान लीजिए हमें किसी चींटी ने काट लिया, तो हमें पता चलता है कि हमारे पैर में चींटी ने काटा, तो हम तुरंत अपने पैर को क्या करते हैं, मूव करते हैं। या मस्कीटो हमें काटता है तो हम उसी जगह पर अटैक करते हैं जहाँ पर हमें काटा गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये नर्वस टिश्यू है ये सारे एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप इस चीज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा, जो कि काफ़ी थिन और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इन टिश्यूज़ का, और काफ़ी लॉन्गली ये अराइज होते हैं, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ये एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और इसके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं। तो ये उन सारी चीज़ों के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। आप इस सारी चीज़ों को एक बार रीड कर लीजिएगा। And in the end, if you have any doubt or query about this chapter, you can ask me anytime. Thank you for the day.